अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से ना तकरीबन 10 से 12 लोगों ने, किसी ने व्हाट्सएप पे जिसके पास मेरा नंबर है, किसी ने फेसबुक पे और किसी ने इंस्टाग्राम पे, किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई सवाल ये पूछा है और साथ में मुझे रेफरेंस के लिए ना टिकटॉक की या यूट्यूब की वीडियो भेजी है कि सुना है कैनेडा वीज़े दे रहा है। देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ मगर मैं फिर भी आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही हैं जो मुझे जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता वीज़े देने वाला ना लगवाने वाला। और इसके बाद मैं जो आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, आप लोग इनको अच्छी तरह गौर से सुनिएगा। ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए पता क्या कंसेप्ट है, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जैसे मिडल ईस्ट में जाना हो, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, वहाँ से आप किसी को पैसे दें, वो आपके लिए कफ़ील से बात करेगा। कफ़ील जो है ना आपके लिए वीज़ा निकलवा देगा। वो एक छोटी सी कंपनी बनाएगा, वीज़े निकलेंगे, वो बेच देगा आपको। इधर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ इमिग्रेशन सिस्टम है जो वो अगर किसी बंदे को वीज़ा देता है तो उसके पासपोर्ट पे वीज़ा देता है और वो बंदा खुद ही अप्रोच कर सकता है उनको वीज़ा लेने के लिए। यहाँ ख़रीद के वीज़ा, जैसे मेरे पास पैसे हो तो मैं इमिग्रेशन सिस्टम वालों से वीज़ा ले लूँ और आप लोगों को आगे सेल कर दूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। वीज़ा लगवाने के लिए आपको एक बाकायदा प्रॉपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन के लिए आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आने के साथ साथ आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा वक्त देना पड़ता है इस बात को समझने के लिए कि कहाँ क्या आता है। जिनके लेंथी एप्लीकेशन है जो फिल करनी पड़ती है। और अगर इमिग्रेशन सिस्टम ने आपको वीज़ा देना है ना, तो उसके लिए कोई आपसे वो करोड़ों रुपया नहीं मांगेगी। उनकी फ़ीस है $1000-1200 के अंडर। वो आप उनको ऑनलाइन पे कर दें, उसी फीस में वो आपको वीज़ा दे देते हैं। मगर उसके लिए उनका एक फ़िल्टर है और वो फ़िल्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर है। उस फिल्टर से हर बंदे को गुजरना पड़ता है जो बंदा यहाँ आना चाहता है। उसके लिए उनके कुछ रूल हैं। वो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, पिछले 5 साल का आपकी इनकम क्या है, आपका जो है उसके लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, पिछले 5 साल आप कहाँ कहाँ रहे हैं, क्या क्या करते रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप मैरिड अनमैरिड, अगर मैरिड हैं कितने बच्चे हैं, कितनी आपकी शादी हैं, बीवी है तो बीवी की डिटेल क्या है, उसकी फैमिली की डिटेल क्या है, जो आपके साथ आ रहा है वो क्या डिटेल है। अब सवाल ये आ जाता है कि कौन बंदा यहाँ आ सकता है। देखिए भाई, जून 1 से उन्होंने बहुत से लॉ चेंज किए हैं, खुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए जिनका सपोज ऑलरेडी अगर कोई शादीशुदा मियाँ, उसकी बीवी इधर है तो वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती है, तो उन्होंने 30 दिन का प्रोग्राम कर दिया। 30 दिन के अंदर अंदर इमिग्रेशन आपको जवाब देगा कि उस बंदे या बंदी को वो वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो उसके लिए रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। करते नहीं हैं वो बस एक बता देते हैं, इस रिजेक्शन की वजह बता देते हैं। आपको अच्छी लगे या बुरी लगे ये उनका कोई मसला नहीं है, उन्होंने कर दिया तो कर दिया। आप रीअप्लाई कर सकते हैं। और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 जून से टिकटॉक वालों ने अपनी पब्लिसिटी के लिए ना आधे से ज़्यादा लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। और सर, टिकटॉक वालों को अगर वीज़ा लगवाने का इतना ही मालूम है और इतनी आसानियाँ हो गई, क्या वो पाकिस्तान में उनको तंगियाँ नहीं हैं? क्या वो पाकिस्तान में खुश हैं? झूठ बोलना लोगों का वतीरा बन गया। छोटी सी बात को इस कदर बड़ी बना के ना वो टिकटॉक वाले चाहे ना वो सेल्समैन की तरह कुत्ते को रंग करके शेर की सूरत में बेच दें और कहें कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए। और दूसरा, अगर आपको एप्लीकेशन करनी है, आपका आने का दिल है, तो आपको सामने कुछ हक़ाइक़ बता देता हूँ। मसाइल पाकिस्तान में हैं, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत ज़्यादा हैं। वो कुछ होते हैं नेचुरली आ जाना, जैसे अभी कोविड आया तो बहुत से कंट्रीज़ उसकी वजह से ना उनकी इकानमी डगमगा रही है। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो चलें पैदा किए गए हैं करप्शन की वजह से, करप्ट लोगों की वजह से, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन है। तो इसके लिए आपको करना ये है, अगर आपने आना है
एक तो आपको जो है ना तसल्ली से canada.ca वेबसाइट है, उस पर जाएं, तसल्ली से उसके बारे में जो आपका वीज़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़े, हर चीज़ उन्होंने उधर मेंशन की हुई है। आप अपना, क्योंकि वीज़ा आपको चाहिए, आप उसको पढ़ें, ट्रांसलेट करें, रिक्वायरमेंट से देखें क्या क्या किस किस्म का वीज़ा चाहिए। यहाँ आने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े हैं। फैमिली वीज़ा जैसे लोग कहते हैं, हाँ भी आ सकते हो। फैमिली LMI है। LMI ये होती है कि जैसे कोई कंपनी है, उसको बंदा चाहिए और वो रिक्वेस्ट दे देती है इमिग्रेशन को कि मेरे पास ये बिज़नेस है और इस बिज़नेस के लिए मुझे एक बंदा चाहिए और मैं उसके लिए इस बंदे को प्रेफर कर रहा हूँ, बस ये वो कर सकता है। इसके बाद जो इमिग्रेशन, वो भी उसी बंदे को LMI लेने जो निकलती है जिस बंदे का पुराना रिकॉर्ड है, उसकी जो कारपोरेशन है, जो बिज़नेस है वो काफ़ी पुराना है। वो आज ही बंदा कंपनी खोले और अगले साल बोले कि मुझे LMI चाहिए। हाँ, अगर उसका बिज़नेस ग्रो अच्छी फास्ट क्विकली कर जाए और उसके पास इतना बिज़नेस आया कि वो प्रूव कर सके, तो फिर वो कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो LMI जो आप लेते हैं उसके लिए 35 से 40 हज़ार डॉलर जो होता है ना, वो लोग आपसे ले लेते हैं। और LMI में आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। उस 2 साल के वर्क परमिट में आप बाउंडेड होते हैं उसी बंदे के साथ काम करने के लिए 100%। अब ये इसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि वो जो वर्क परमिट है, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर तो आप टेक्निकल कैटेगरी में आ रहे हैं, कोई आप एक्सपर्ट हैं टेक्निकली, तो आपके चांसेस PR की एप्लीकेशन डालने के ज़्यादा है। अगर आप एज अकाउंटेंट आ रहे हैं या हेल्पर आ रहे हैं या कोई जो अच्छा फील्ड नहीं है जिसमें आप आ रहे हैं, तो उसमें आपके चांसेस इतने हाई नहीं है कि आपको वो PR मिल जाएगी। और दूसरा LMI देने वाला भी लोग जो होते हैं ना, इधर आके वो देखे हैं कि बातें कुछ होती हैं, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, उनका LMI वो सेल कर देते हैं, बंदा आ जाता है, उनके बयानात और हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा आपको गारंटी दे कि मैं आपको PR लेके दूंगा। LMI की वो किसी सूरत गारंटी नहीं देता, क्योंकि अगर PR लेनी है ना आपको LMI आने के बाद, वो आपको फिर इमिग्रेशन को एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी और आपको तफसील देनी पड़ेगी। वो आप किसी अच्छे लॉयर से, जो इमिग्रेशन का लॉयर है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही आपको गाइड कर सकता है। और दूसरा स्टडी वीज़ा है। स्टडी वीज़ा में आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है या कोई और अच्छे शोबे से वाबस्ता है, मास्टर्स किया हुआ है, PhD की हुई है, किसी स्पेसिफिक डिग्री अच्छी है, मतलब टेक्निकल बंदा भी है, तो साइंस में, सॉफ्टवेयर में, ऐसे शोबों में जो है ना हर मुल्क को चाहिए होते हैं, जैसे ऐसे लोग। तो अगर एक बंदा आ रहा है स्टडी के लिए, वो स्टडी वीज़ा अप्लाई करता है और वो शादीशुदा है, तो वो अपने स्पोज का, मिसाल के तौर पर अगर बीवी जो है वो अप्लाई कर रही है स्टडी के लिए और हस्बैंड को उसको वर्क परमिट मिल जाएगा जितनी देर के लिए उसका स्टडी वीज़ा है, और उसके बाद वो आपको PR भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ये आपकी उसके लिए जो है ना क्या जो उनका क्राइटेरिया है वो चेक करना पड़ेगा। वो भी किसी इमिग्रेशन लॉयर से ही आप कर सकते हैं कंफर्म। और बिज़नेस वीज़े के लिए भी आपको एप्लीकेशन इमिग्रेशन को ही भेजनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स, कनेक्शन, ये वो सारा आपको जो है ना करना पड़ेगा। और विजिट वीज़े की जो फ़ीस होती है वो मेरे ख्याल से $200 के करीब होती है मैक्सिमम। हाँ, अगर आप उनके क्राइटेरिया में, उनके फ़िल्टर से गुजर जाते हैं तो वो $200 में ही आपको वीज़ा मिल सकता है। उसके लिए आपको जैसे भी पाकिस्तान में मुझे कुछ ही दिन पहले एक बंदे की कॉल आई, वो दोस्त गाँव के ही हैं, उन्होंने कॉल की और उन्होंने बताया जी हमें एक बंदा डन पे 60 लाख में विजिट वीज़ा दे रहा है, बंदा उधर पहुँचा देगा। मैंने उसको समझाया कि 60 लाख लगा के आपने अगर इधर आ जाना है तो इसके बाद 60 लाख के और आपके खर्चे हैं, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इधर आएगा वो बंदा इलीगली है काम करने के लिए। उसको काम करने के लिए यहाँ तो कैश पे किसी देसी बंदे से बात करनी पड़ेगी, चोरी छुपे काम करे, और उसके बाद अगर वो चाहे काम करने वाला उसको पैसे दे, चाहे तो ना दे, उसकी मर्ज़ी है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ आ जाना ही हर मसले का हल है, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यहाँ आने के बाद आपके लिए असल मसले शुरू होते हैं। पहले नंबर पर सबसे बड़ा स्टेप होता है एप्लीकेशन करने के बाद अगर आप लकीली उसमें कामयाब हो जाते हैं तो बाकी उसके बाद स्टेप्स हैं। अब क्या स्टेप है आपको बता देता हूँ। यहाँ रहने के लिए रेंट है, जो अगर कोई फैमिली के साथ आता है तो मिनिमम 1600-1700 से लेके
2,000-2,500 तक आपको एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट देना पड़ेगा। वो बेसमेंट होगा 16-17-17-1800 तक। अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो वो 2,000 से ऊपर होगा। ये सारे खर्चे हैं। इसके बाद ग्रॉसरीज अगर आप करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, $200 वीकली, यानी मिनिमम आपका, अगर बच्चे हैं तो उससे भी ज़्यादा। फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस, अगर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ मेडिकल के लिए, अगर आप बीमार हो गए और आपको एम्बुलेंस चाहिए, अगर आपके पास यहाँ का हेल्थ कार्ड है तो आपको $45 देने पड़ेंगे। एम्बुलेंस आएगी, आपको फर्स्ट एड देगी और हॉस्पिटल ले जाएगी। बाकी सारे खर्चे जो हैं वो हेल्थ कार्ड रिकवर करेगा। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, आप यहाँ विजिट पे हैं और आप बीमार हो जाते हैं, इमरजेंसी पड़ जाती है आपको एम्बुलेंस बुलाने के लिए, तो उसके लिए कम से कम आपसे जो एम्बुलेंस लेगी $450 लेगी। सिर्फ आपको आके फर्स्ट एड देगी और हॉस्पिटल में ले जाएगी। बाकी हॉस्पिटल के सारे खर्चे जो हैं वो आपने अपनी पॉकेट से देने हैं। तो इसके लिए आप सारे खर्चों के लिए तैयार रहें जो खर्चे आपने देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये खर्चे आप आ गए हैं तो अब आपको काम भी फ़ौरन मिल जाएगा। अब काम भी ढूंढना है आपने। काम ढूंढने के लिए भी आपको कोई घर आके नहीं बुलाएगा, आपके लिए वो अलग से स्ट्रगल है। जब नई जगह पे जाएंगे, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी, मिनिमम वेजेस पे काम करना पड़ेगा। अब मिनिमम वेजेस $15-16 है। अगर एक 40 घंटे मिलते हैं उसको, अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और स्टूडेंट है तो उसके लिए लिमिटेड आवर्स हैं। वो मेरे ख्याल से जब कोविड था उसके दौरान ज़्यादा दिया था, अब उन्होंने फिर लिमिटेड कर दिए आवर्स। तो अगर आप मिनिमम पे कमा रहे हैं ना, और आपका सर्वाइवल इधर बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपका सर्वाइवल इधर जो होता है। क्यों? क्योंकि जब कोविड था, मैं आपको बता देता हूँ, जो घरों की कीमतें थी ना, आसमानों को बातें कर रही थी। और अक्सर हम जब भी मेरे दो दोस्तों ने घर लेने थे और हम सोच रहे थे शायद आने दो वाले 2-3 सालों में ना घर अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं रहेगा, लिया नहीं जा सकेगा, इतने महंगे हो जाएंगे। और इंटरेस्ट रेट था 1 पॉइंट समथिंग। जो बैंक आपको घर लेने के लिए कर्जा देती थी, उस पर जो आपसे सूद लेती थी वो 1 पॉइंट समथिंग था। अब इकानमी जो है ना फुल बुरी हालत में चल रही है। इंटरेस्ट रेट 7% तक चला गया। घरों को लेने वाला कोई नहीं है। मार्केट में पैसा इसी सूरत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करे या जो होती है वो क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इसी सूरत में जो है ना किसी कंट्री को देखा जा सकता है कि कितना अच्छा चल रहा है। पिछले दिनों क्योंकि मैं ट्रकिंग का मेरे पास लाइसेंस है और मैंने चलाया भी है कुछ देर, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। जब कोविड था तो ट्रकिंग वाले इतने ज़्यादा पैसे बना रही थी कंपनियां कि आप सोच नहीं सकते। अब जैसे हालात हैं, ड्राइवर्स रो रहे हैं, जिन्होंने ट्रक लिए हुए थे उनके पास काम नहीं है। अभी कोई यूट्यूब पे आपको डाल देता कि ट्रक वाला इतने कमा लेता, ऊबर वाला इतने कमा लेता। ओ भाई, कारोबार इधर भी उतने हालात इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि इमिग्रेशन तो खुली हुई है। जैसे अफ़गानिस्तान के लिए एमरजेंसी, यूक्रेन के लिए एमरजेंसी है, और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, और जो बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत इजी है इधर आना। हमारे पाकिस्तान का मसला यह है कि ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हैं, वो जॉब कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वो बाहर आना चाहते हैं। वो बाहर आना, आपने अगर मज़दूर बन के आना ना, तो आपके लिए मुश्किलें उधर से डबल हैं। इधर एक तो आपको ज़ुबान नहीं आती, दूसरा आपको इधर आके काम करने में बहुत मुश्किलें होंगी, तीसरा अगर आप विजिट वीज़े पे आ ही जाते हैं किसी ना किसी सूरत में, उसके लिए लंबी कहानी आ गया आपके लिए। 2-3 साल तक आपको PR लेने, पहले वर्क परमिट लेना है, फिर PR लेना है, फिर आपको नेशनलिटी पे कहीं जाना है। चले PR ही मिल जाए, वही बंदे के लिए बड़ा होता है। मगर ये जो इतना आसान सफ़र नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि आप 60 लाख देंगे कनाडा आ जाएंगे, वो 60 लाख आपने 6 महीने में कमा लेना है या साल में कमा लेना है, ये तो मुमकिन नहीं है। अगर आप 60 लाख इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं ना एज ए विजिटर, और इधर आके आप छुप जाना चाहते हैं या आप असाइलम क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इतने ही पैसे, इससे भी ज़्यादा पैसे और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इधर वकीलों ने जो पैसे लेने हैं ना वो डॉलरों में लेने हैं, और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू आपको पता है क्या है। जब मैं आया था 2018 में 90 रुपये का डॉलर मिलता था, अब यही डॉलर 230 तक का मिलता है पाकिस्तानी। आप लगा लें हिसाब, अगर आप लेके आते हैं 60 लाख देते हैं तो क्या बनेगा, आप तकरीबन $25,000 के करीब उसको देंगे। और इधर आके जब आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, $25,000 इधर कुछ भी नहीं होगा।
ये बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं इधर। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप आना चाहते हैं, मैं कौन हूँ आपको रोकने वाला, सो बिस्मिल्लाह आप आएँ, मगर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपको ये सोचना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपको ये करना है ना, या तो आप किसी प्रोफेशनल जो है ना लॉयर से बात करें जो इस काम को अच्छी तरह जानता है। और पाकिस्तान में आपको पता फ्रॉड बहुत होता है, हर बंदा ये कह देता है कि मैं आपको भेज देता हूँ, जब आप उसको पैसे दे देते हैं ना फिर वो बंदा मिलता है और ना आप बाहर जाते हैं, और जो आपके पैसे होते हैं वो गए। वो अगर आपको बहुत ही आपके पास कोई ताल्लुकात हैं, प्रेशर डलवा सकते हैं, या कोई पुलिस में हाथ है, या कोई अजीज़ रिश्तेदार है, तो इस तरह आप उसको पकड़ के पैसे ले लें, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं मिलते। तो फ्रॉड से बचें जितना हो सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप आना चाहते हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या इस तरह के, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। Scanda.ca पे जाएं या गूगल आप करें, यूट्यूब पे आप सर्च करें उन लोगों को जो लोग आपको डिटेल देंगे, ना कि उन लोगों को जो कहें कि कैनेडा में सुनहरी मौका, महीने का 10 लाख कमाए, 15 लाख कमाए, 12 लाख कमाए। ये पाकिस्तान में कन्वर्ट करके ना देखें, इधर आके जब आप कमाएंगे ना, अगर आप 3,000 4,000 डॉलर भी कमाते हैं तो महीने का वो कहाँ जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको होश ही नहीं आएगी। जब आप नई जगह पे जाएंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है बाहर के कंट्रीज़ का, कभी आपने जाकर बाहर की ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो आपके लिए तो और मुश्किल होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। इधर बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, और क्योंकि आपसे वो आपकी आंखों से ओझल है, आप उसको जानते नहीं और हकीकत आपको पता नहीं है, इसलिए दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ढोल तो सुहाना है भाई, जब इधर आएंगे ना तो कान फटेंगे, आवाज़ बड़ी बेसुरी सी है। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और प्रेशर इस कदर ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। दौड़ इधर बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको लगता है कि आप ये 2-3 साल 4 साल जो है ना बर्दाश्त कर लेंगे, किसी को पैसे ना दे, अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, जलील हो के सीख के और धक्के खा, ये कहते हैं इधर उधर पैसे लगा लेंगे, और आपके पीछे जो कोई आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप आएँ विज़िट वीज़े पे, आप आके रिस्क ले लें। मगर विज़िट वीज़ा अगर करना, आप अनपढ़, आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता, तो फिर मेरा भाई इग्नोर ही करें ऐसे विज़िट वीज़ा लेने से, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है जितना आपको लग रहा है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले ना वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करते हैं, उनकी बातों में हकीकत बहुत कम होती है। तो मेरी आखिर में मैं यही बात करूँगा, अगर आप अच्छी, आपके पास तालीम है, प्रोफेशनल हैं आप, एक्सपीरियंस है वर्क का, तो आएंगे, आपके लिए इधर मौके हैं। मगर फिर भी अगर आप जितने भी प्रोफेशनल हैं, नई जगह पे आके सेटल डाउन होने के लिए कम से कम साल 2 का असर दरकार होता है, और इसमें आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इतना सिंपल नहीं है। और जब आप अपने फैमिली के साथ आना, तो कम से कम 20,000 डॉलर तक आप 1-2 महीने का खर्चा, 20,000 डॉलर अपने 10 से कम तो 10,000 डॉलर आपके पास होना चाहिए ना, 2-3 महीने का खर्चा, और ग्रॉसरीज के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, ताकि जॉब ढूंढने में अगर मुश्किल हो तो आपके पास बैकअप हो। इधर आके ना तो आप किसी के रिश्तेदार के घर ठहर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो किसी रिश्तेदार को महीना अपने घर रोक लेंगे, बहुत मुश्किल होता है। इधर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, सामान उठाया, अगर बेटी आई है तो बाप के घर में बैठी है, इधर सीन डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। कोई किसी को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वसाइल ही नहीं, हर बंदे की अपनी रेस है, वो अपनी मुश्किल में गिरा हुआ, उसको मुश्किल ही अपनी है। तो मैं इस बात को, वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो खुद कोशिश करें एप्लीकेशन को फिल करने की, और ऑनलाइन फ़ीस पे करें। अगर उन्होंने आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तो वो वीज़ा किसी की सिफारिश के बिना, कोई पैसा लिए बिना आपको डायरेक्ट दे देंगे। अगर 2 नंबरी आप इतने काबिल नहीं है कि आप खुद एप्लीकेशन करें, तो फिर कोई प्रोफेशनल वेरीफाइड लॉयर ढूंढें जो ऑलरेडी, जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, ना कि कोई गांव में बैठा कोई ऐसा एजेंट ढूंढे जो लोगों को यूरोप भेजने के ख्वाब दिखाते हैं और आपको अमेरिका भेजने के ख्वाब दिखाएं कि डन पे गेम है, इतने पैसे लूँगा भेज दूँगा। 90% लोग ये झूठ बोल रहे होते हैं। तो किसी पे भी एतबार करने से पहले, नया आगे दूर पता नहीं आगे क्या होगा, कनाडा में आके क्या होगा, मगर जो आपके पास है वो यहाँ आने के चक्कर में वो ना गवा लीजिएगा, उसको संभाल के रखिएगा। बहुत शुक्रिया,
मेरी उम्मीद है आप लोग समझ गए। अगर किसी को इस बात पे कोई क्वेश्चन है तो वो, अगर मुझे नॉलेज हुआ तो मैं बताऊंगा। वैसे मैं इतना इस बारे में नॉलेज नहीं रखता कि इमिग्रेशन के लॉज को जानूं और मैं आपको समझाऊं। अल्लाह हाफिज़।